हेलो एवरीवन। अगर आप यूनिफॉर्म के दीवाने हैं तो एसएससी सीजीएल की कौन सी पोस्ट है जो आपकी इस दीवानगी को पूरा करेगी? एक्साइज इंस्पेक्टर? एक्साइज इंस्पेक्टर को तो बहुत कम मौके मिलते हैं जिसपे वो यूनिफॉर्म डालते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई स्पेशल फंक्शन, मीटिंग। बट आज मैं बात कर रही हूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर की, जिसमें जब जब आप ड्यूटी पे जाएंगे तब तब आप उस यूनिफॉर्म को पहन के जाएंगे। और यूनिफॉर्म पहनने का चाव जिसको है, जिसको एक्साइटमेंट है, तो उन लोगों के लिए प्रिवेंटिव ऑफिसर दी बेस्ट जॉब है। क्या एक यूनिफॉर्म के लिए इस जॉब को ज्वाइन कर लें? नो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, इसकी ट्रेनिंग कैसे रहती है, वर्क कल्चर कैसे रहता है, कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है, सैलरी आपकी क्या रहेगी, और ट्रेनिंग में आपको कौन कौन सी चीजें सिखाई जाएगी। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिर्फ प्रोस प्रोस की बात ना करके मैं आपसे शेयर करूंगी इसके डिसएडवांटेजेस भी, जो कि मैं आपको हर एक पोस्ट के बारे में बताती हूँ कि इसके प्रोस क्या है एंड कॉन्स क्या है। तो मैं सीमा चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ एसएससी सीजीएल की जॉब प्रोफाइल की इस सीरीज में। और आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ इन सारी वीडियो के बारे में, इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की वर्क प्रोफाल। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव ऑफिसर की सिलेक्शन प्रोसेस की, किस एग्जाम के थ्रू हम प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं। तो जो कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं। बट जो कैंडिडेट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरी किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके लिए एक एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है जिसमें कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें काफी सारी पोस्ट होती है जिसके बारे में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए 2 वीडियो बनाई है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्राइटेरिया क्या क्या इसमें पूछा जाता है, कौन कौन से इसमें सेक्शन होते हैं और कितने इसमें एग्जाम होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है A to Z, उसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ। मैंने उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी डिटेल में बताए हैं, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एसएससी सीजीएल के 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2, और उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर की टाइपिंग का टेस्ट। तो जो टीयर 1 एग्जाम है उसमें आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। और जो आपका टीयर 2 एग्जाम होगा, जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका टीयर 2 टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट में आपसे इन चारों सेक्शन के साथ साथ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा। तो एक बार आप इस प्रोसेस के गो थ्रू हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी ऐसी रैंक आ जाती है कि आपने प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए फिल कर दिया था और वो आपको मिल जाती है, तो उसके बाद आपका कैसा वर्क कल्चर रहेगा आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल के लिए हर एक कैंडिडेट बहुत जी तोड़ मेहनत करता है। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी से भी सीखा है और मैं देखती हूँ कि जब भी कोई एग्जाम कोई भी क्लियर करता है तो उसके लिए बिल्कुल मर मिटना पड़ता है किसी भी कैंडिडेट को। और आजकल के कंपटीशन में जहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है, एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आ रहा कि नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, क्योंकि बच्चों ने इतना ज्यादा पढ़ लिया है। तो इस टाइम पे अगर आप किसी जॉब को सिक्योर करते हो तो वो जॉब आपके नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पे स्टक हो जाते हो जहां पे आपका ना तो मन लगता ना आपसे काम होता, तो फिर आप उसी में फंस के रह जाते हो। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो ज्यादातर केस में यही होगा कि आपको जो पोस्ट मिलेगी आप लाइफ टाइम उसी जॉब में रहेंगे, जब तक कि आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते उसमें से निकलने के लिए। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप एक ऐसी जॉब सेलेक्ट करें जो आपके अनुरूप हो, ठीक है, जो आपके मुताबिक हो, मतलब आपके नेचर से सूट करती हो। अब आप इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं और आप ऐसी जॉब ले लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है और आप उससे डील नहीं कर पाते, तो फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए मैंने एसएससी सीजीएल की सारी पोस्ट को डिटेल में बताने की कोशिश करी है और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करी है कि हर एक पॉइंट आपको बड़ा क्लियरली समझाया जाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने इस पोस्ट के लिए फिल कर दिया है तो आप अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल में फेल हो जाते हो या मेडिकल में फेल हो जाते हो तो उसके बाद आपको आपकी सेकेंड चॉइस नहीं मिलेगी। अगर आपकी फर्स्ट प्रिवेंटिव है और अगर आप उसकी फिजिकल क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करते तो उसके बाद आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती। तो एक बार उसमें घुसने से पहले आप उसकी फिजिकल स्टैंडर्ड को चेक करके जाइए। वैसे तो हर बार जो सीजीएल की नोटिफिकेशन आती है उसमें बड़ा क्लियरली लास्ट के पेजेस में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे के रखते हैं कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। अगर मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करूं तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो होनी चाहिए 157.5,
157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चेस्ट क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब 76 प्लस 5। अगर आपकी नॉर्मल चेस्ट को चेक करें तो दैट शुड बी 76 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड कर पाता है तो उसका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करूं तो उनके लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट का कोई क्राइटेरिया उनके लिए नहीं है, बट उनके लिए वेट का क्राइटेरिया है। वेट उनके लिए मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। हाइट के बाद अगर मैं बात करूं फिजिकल टेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग होनी चाहिए 1600 मीटर 15 मिनट में, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग होनी चाहिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो अगर किसी कैंडिडेट को साइकिलिंग नहीं आती है या फिर वॉकिंग में उनका उतना स्टेमिना नहीं है, तो आप इन चीजों को एंश्योर कर लीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। 2 से 3 महीने में आप सभी चीजों को फिट कर सकते हैं अगर आप लगन से इस पे लगे तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद अगर हम मेडिकल की बात करें तो आर्मी की तरह इनका डिफिकल्ट मेडिकल नहीं होता, बड़ा सिंपल सा इनका मेडिकल रहता है। कई बार तो आप ज्वाइन करने के बाद जो उनका डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है उसमें आपका मेडिकल करवाएंगे, या फिर जो आपके होम टाउन में जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें आपको बोल दिया जाता है कि आप वहां से अपना मेडिकल लेके आइए। तो ये बड़ा सिंपल सा रहता है, इसमें बेसिक बेसिक चीजें चेक करते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। एक बार आपकी एंट्री ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है, फिर उसके बाद आती है आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग या तो आपकी इनिशियल टाइम में ही आ जाती है, जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट, या फिर 6 से 7 महीने 8 महीने विद इन 1 ईयर भी आपकी ट्रेनिंग आ सकती है। तो ट्रेनिंग में आपका थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट दोनों आपको सिखाया जाता है, और आपकी ट्रेनिंग होती है नासिन में। उसके बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें आपको सिखाएंगे कि आपका बेसिकली थ्योरी में काम क्या रहेगा, पेपर वर्क क्या रहेगा, और बेसिकली आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर में क्या करना होगा। देखिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर या कस्टम इंस्पेक्टर बोल लीजिए, तो इसकी ड्यूटी होती है स्मगलिंग को रोकना। बेसिकली इनकी 2 जगह पे ड्यूटी रहती है, या तो एयरपोर्ट पे या फिर सी पोर्ट पे। तो जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया से होता है, या तो इंडिया रिसीव करती है या फिर एक्सपोर्ट करती है, तो उस चीजों को चेक करने के लिए प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं कि वहां पे स्मगलिंग ना हो या कोई ऐसा इलीगल चीज ना आए हमारे पोर्ट पे। तो उस चीज के लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव ऑफिसर की ड्यूटी रहती है। तो देखिए कितनी पावरफुल है ये और कितनी जिम्मेवारी से भरी जॉब रहती है। और इसको रोकने के लिए कई बार आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है और डे ड्यूटी भी लगती है। और प्रिवेंटिव ऑफिसर में आपको ऑफिस में भी काम रहता है और उसके साथ साथ आपकी फील्ड में भी नौकरी लगती है। अगर एक कैंडिडेट को बहुत सारा एक्सपोजर चाहिए और वो एक्सट्रोवर्ट कैंडिडेट है और उसको चाहिए कि उसको बहुत कुछ सीखना है, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा और आपको कई चीजों की नॉलेज हो जाएगी। आपको फील्ड में काम करना आ जाएगा, आपको पेपर वर्क करना आ जाएगा, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करके लोगों से मिलके सीखने को मिलेगा कि आपके सीनियर कैसा काम करते हैं और बेसिकली जो स्मगलिंग है इंडिया में उसको कैसे रोकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाते हैं, एक आपकी आर्म्स ट्रेनिंग होती है, एक आपकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है। आर्म्स ट्रेनिंग में जनरली किसी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या फिर किसी आर्मी के साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाता है, वहां पे आपकी वेपन ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और ये सबसे थ्रिलिंग फेज होता है। जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात करी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर, उन्होंने मुझे यही बताया कि सबसे बढ़िया पार्ट वो रहता है, एक कॉलेज लाइफ को आप एंजॉय करते हो विद आर्म्स, आप गन चलाना सीखते हो और जितनी भी एक्सरसाइज जो चीजें एक पुलिस को सिखाई जाती है वही सारी चीजें एक प्रिवेंटिव ऑफिसर को भी सिखाई जाती है। तो ट्रेनिंग के बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसा काम करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आपकी पोर्ट पे ड्यूटी लगती है या फिर आपका ऑफिस में काम रहता है। अगर आपका ऑफिस में काम रहेगा तो आपको पेपर वर्क, फाइल वर्क करना पड़ेगा। एडमिन में आपको मिल सकता है जिसमें आप एम्प्लॉय का सब देखते हो कि सर्विस बुक कैसी है, इनकी लीव की जो ब्यौरा है वो आप रखते हो। अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड आपकी बेसिकली एयरपोर्ट पे लगती है या फिर पोर्ट पे लगती है। पोर्ट पे कौन कौन सी जगह है, इसीलिए इसकी ज्यादातर पोस्ट जो है वो साउथ इंडिया में रहती है क्योंकि पोर्ट हमारी ज्यादातर वही है। अगर मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की जोन की बात करूं तो ये जोन है मुंबई, चेन्नई, गोवा, कोलकाता, विशाखापट्टनम एंड कोचीन। प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें कैंडिडेट बोर नहीं होंगे। अगर वो एक चीज से उकता गए हैं, बोर हो गए हैं, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाए या दूसरी विंग में जाए, तो वहां पे उनको अलग टाइप का काम मिलेगा। फिर एयरपोर्ट से अगर वो सी पोर्ट पे जाना चाहते हैं या वाइस वर्सा, तो वो एयरपोर्ट पे भी आ सकते हैं। तो बाहर से जो बैग्स आते हैं उनकी चेकिंग करना। देखिए, बेसिकली जो काम है वो ये है कि आप एक तरीके से इंडिया में कुछ भी ऐसा घुसने नहीं दे रहे जो हमारे इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है, जो देश के लिए सही नहीं है। तो आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हो अपने देश की सुरक्षा में,
तो ये एक बड़े गौरव की बात है और इसमें जो कैंडिडेट है उनको भी बड़ा थ्रिल आता है कि डायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट अपना कर पा रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। फिर अगर हम सैलरी की बात करें तो ये एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप बी की नॉन वेस्टेड पोस्ट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और अगर इसकी सैलरी मैं कैलकुलेट करूं सिटी एक्स में तो ये अराउंड 92 टू 93,000 ग्रोस सैलरी रहेगी। सिटी वाई में 87 टू 88,000 एंड सिटी जेड में ये रहेगी 82 टू 84,000। और सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट इसमें मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी होती है, लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, चिल्ड्रन ट्यूशन फी होती है जिसमें आप अपने 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फी 54,000 आपको एक सालाना आपको मिलेंगे, तो वो भी एक फैसिलिटी है। और मेडिकल फैसिलिटी में आप, आपका स्पाउस और आपकी फैमिली, आपकी डिपेंडेंट फैमिली, आपके बच्चे हो गए, अगर पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है तो वो भी मेडिकल क्लेम में बिल्कुल फिट होते हैं और उनको भी सारी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद जो ऑनरेरियम होता है या यूनिफॉर्म अलाउंसेस होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं, सभी पोस्ट की तरह आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर में भी मिलते हैं। फिर अगर प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहले जब आप प्रिवेंटिव ऑफिसर पे ज्वाइन करते हो, नेक्स्ट प्रमोशन पे आप सुपरिंटेंडेंट बन जाते हो और ये जनरली 7 टू 8 इयर्स के बाद होता है। बट कई ऐसे जोन है जैसे कि चेन्नई जोन जिसमें जल्दी प्रमोशन होता है, क्योंकि देखिए जो नॉर्थ के कैंडिडेट है वो साउथ में जाना उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें इतना ट्रांसफर भी नहीं है कि आप एकदम से अपने उस पे आ जाएं, क्योंकि बेसिकली तो ये ड्यूटी आपकी एयरपोर्ट पे रहेगी या सी पोर्ट पे रहेगी, और जो सी पोर्ट है वो आपके साउथ एरिया में ही है, तो आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। तो वहां पे इतना ज्यादा लोगों का चॉइस नहीं रहता और प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इस वजह से चेन्नई जोन में अब प्रमोशन थोड़ी सी फास्ट हो गई है। जो सेकंड प्रमोशन है वो रहेगी असिस्टेंट कमिश्नर की, फिर डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड कमिश्नर। तो देखिए जो कैंडिडेट बड़ा यंग एज में इसको ज्वाइन कर लेते हैं वो जॉइंट कमिश्नर तक भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो रिटायर होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस ईयर में इसको ज्वाइन कर लिया था। यंग एज में जो ज्वाइन करते हैं वो एक स्टेप फर्दर पहुंच जाते हैं, बट जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में इसको ज्वाइन करते हैं तो उनका चांस रहता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर तक ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये है इसका प्रमोशनल चैनल, जो दूसरे इंस्पेक्टर की बजाय थोड़ा सा फास्ट है। और फिर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, इसकी सैलरी की, ट्रेनिंग की, वर्क कल्चर की बात करने के बाद लास्ट में बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। तो देखिए एडवांटेजेस सबसे ज्यादा तो मुझे यही लगता है कि इसमें हर एक टाइप का एक्सपोजर कैंडिडेट को मिलता है। इतनी सारी वैरायटी है काम करने की, इतनी सारी विंग है डिपार्टमेंट में काम करने की, आप जहां भी काम करोगे कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो ये एक सबसे खूबसूरत बात है इस जॉब की कि आप बहुत कुछ इसमें सीख पाएंगे। दूसरा है कि इसमें यूनिफॉर्म आपके पास होती है और जहां यूनिफॉर्म होती है वहां पे एक जिम्मेवारी भी होती है, तो ये भी आपको बार बार एहसास दिलाता रहता है कि आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो। वो एक जो फीलिंग है सेटिस्फेक्शन की वो आपके अंदर आती रहती है। और जैसे कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा था और वैसे भी मैं इस एग्जाम्पल को ज्यादा ध्यान भी रखती हूँ। जब हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ते हैं जिसमें आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होने के बाद और आपकी सेफ्टी नीड पूरी होने के बाद जो लास्ट में आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम की अगर मैं बात करूं तो वो एस्टीम कहीं ना कहीं आपकी पूरी होती है। इस तरीके की पोस्ट में आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर आप ये जानते हो कि आपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया है। ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव ऑफिसर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप डायरेक्टली अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका फैमिली लाइफ और जो आपका वर्क लाइफ है वो भी बैलेंस्ड रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए। देखिए जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, जब किसी भी जॉब को हम ज्वाइन करते हैं तो यंग एज में तो सबके पास एक वो उत्साह रहता है कि मैं किसी भी टाइप की जॉब कर लूंगा। उसके बाद जब फैमिली सीन में आती है तो तब हमें पता लगता है कि हमें और जिम्मेवारियां भी इसके साथ में निभानी पड़ती है। तो अगर हम विजनरी होके देखते हैं तो हमें अपनी फैमिली के लिए भी प्रॉपर टाइम इसमें मिलता है। कुछ कुछ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा, या कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे है जहां पे थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बट मोर और लेस ये अच्छी नौकरी है अगर आप अपनी फैमिली लाइफ भी साथ में अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। फिर कैंडिडेट का सवाल रहता है कि क्या उन्हें पढ़ने का टाइम मिलता है। अगर वो एसएससी सीजीएल के बाद चाहते हैं कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें तो उनको पढ़ने का भी प्रॉपर टाइम मिलता है। अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बट हो जाता है।
तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, तो वो भी ट्राई कर रहे थे यूपीएससी के लिए और उनको सफिशिएंट टाइम इसके लिए मिल रहा था। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिव ऑफिसर के बाद अरेस्टिंग पावर भी होती है। अगर वो कुछ ऐसा उन्हें मिलता है एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे, तो वो सीधा लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये पावर भी प्रिवेंटिव ऑफिसर के पास होती है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो जो फर्स्ट डीमेरिट बोल लीजिए या डिसएडवांटेज बोल लीजिए, वो मुझे ये लगता है कि जो नॉर्थ का कैंडिडेट है उसको लाइफ टाइम साउथ में ही रहना पड़ेगा। उनकी ट्रांसफर नॉर्थ एरिया में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा में आने के चांसेस बिल्कुल आपके जीरो ही हैं। तो ये चीज आप अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि आप नॉर्थ में पोस्टेड नहीं होंगे। दूसरा डिसएडवांटेज बोल लीजिए या एक रियलिटी बोल लीजिए कि जो पावर आप देखते हैं या आपको यूट्यूब पे दिखाई जाती है, उतनी पावर एक्चुअल में आपके पास डिपार्टमेंट में नहीं होती। प्रिवेंटिव ऑफिसर को अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन पे काम करना पड़ता है और किसी भी सरकारी ऑफिस में आपके पास मनमाने ढंग से काम करने की अथॉरिटी नहीं होगी। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं जो जिसमें बंद के एक सरकारी आदमी काम करता है और वही आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर में भी बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी पोस्ट लेने के बाद बिल्कुल फेरी टेल नहीं हो जाता कि बिल्कुल सब अच्छा 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 है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको सारी चीजें फेस भी करनी पड़ती हैं और आपको अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन पे काम करना पड़ता है। जो बेनिफिशियल होता है हमारी कंट्री के लिए वही आपको करना पड़ता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो ये सारी चीजें भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कलर ब्लाइंड लोगों के लिए पोस्ट नहीं है, ये आप पहले इंश्योर कर लेना, क्योंकि कलर ब्लाइंड अगर आप निकलते हैं तो बिल्कुल आउटराइटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर मैं बात करूंगी कि क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है। तो गर्ल्स के लिए भी उतनी ही सूटेबल है जितनी मेल कैंडिडेट के लिए। जो प्रोज एंड कॉन्स है आप दोनों को एक बार चेक करके इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपका नेचर आपको अलाउ करता है कि आप ऐसी पोस्ट के लिए जाएं, तो ये बेशक लेडीज के लिए भी बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्ट है। चलिए वीडियो को एंड करने से पहले फटाफट मैं इसका रिकैप दे देती हूँ। इस वीडियो में हमने बात करी कि हम प्रिवेंटिव ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए एग्जाम कौन सा होता है, उसके बाद मेडिकल पैरामीटर क्या होते हैं, फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कितने टाइम ड्यूरेशन की आपकी ट्रेनिंग रहेगी और आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, फिर आपके वर्क कल्चर में क्या होगा, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर पॉलिसी क्या है और आपकी प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या ये गर्ल्स के लिए सूटेबल है या नहीं। तो इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपको जानना है, मुझसे छूट गया है, आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स इज ओपन। आप बिल्कुल खुले दिल से वहां पे कमेंट लिख सकते हो और आपको आपकी क्वेरी को वहां पे आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।